हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबके ऑनलाइन क्लासेस का एक और वीडियो आप सबके लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आप सबको जो एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हुआ था अभी 2021 में, आपने देखा कि सारे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं नहीं हो पाई कोरोना महामारी के चलते हुए, और इस वजह से सभी बच्चों को प्रमोट किया गया। जो बच्चे अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं थे उनके लिए एक बार दोबारा एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई बोर्ड द्वारा, और उस परीक्षा में जो क्वेश्चन आए थे उनका इस अग्रवाल वाले मॉडल सेट में 2 सेट दिए गए हैं। आज हम इन्हीं दोनों सेट पर प्रैक्टिस करेंगे। आज सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज से आप सभी को वीडियो लगभग रेगुलर मिलने की उम्मीद है, तो इसका सेट नंबर 1 शुरू करते हैं। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा सेट नंबर 1 HG करके आया है, फिलहाल जो भी है। पहला क्वेश्चन है इसका, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो का वाला है, कह रहे हैं यदि एक समीकरण दे रहे हैं ये हमें 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके मूल क्या है? समान है, तो c का मान होगा c। उसके लिए हमें 4 ऑप्शन मिल गए हैं। क्या क्या है हमारे चारों ऑप्शन? 3, 6, 12, 36, यही है ना? 3, 6, 12, ठीक है। अब बात करते हैं इस बारे में। देखिए, आंसर तो अभी तुरंत आ जाएगा, लेकिन मेन समस्या जो क्या है, हम रिवीजन कर रहे हैं चीजों को, और रिवीजन के लिए होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा ये बात तो इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि किसी जो भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है ये, और इस द्विघात समीकरण में इसके मूलों को लेकर बताया गया कि इसके मूल क्या है? समान है, ये बताया गया है। तो आपने देखा द्विघात समीकरण में एक विविधकर होता है d, ठीक है, डिस्क्राइमिनेंट विविधकर। ये किसके इक्वल होता है? इसकी वैल्यू b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये जो मैटर है हमारा, ये कहां से निकल के आता है? द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसमें a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c क्या है? हमारा अचर पद है। इस द्विघात समीकरण को आपको पता है, आप हल करते हो तो आपको ऐसे 2 ब्रैकेट मिलते हैं, फिर एक बार पहला ब्रैकेट 0 करके इसके शून्यक निकालते हो, यानी जीरोज निकालते हो। इस ब्रैकेट को 0 करके इसके जीरोज निकालते हो, तो यहां पर आपको शून्यक प्राप्त होते हैं, यानी वो शून्यक जो है वो हमारे क्या है? x के मान है, ठीक है ना। फिर आपने और इस पर कॉन्सेप्ट देखा है, इस पर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर इसके 2 मूल में अल्फा बीटा मानूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a, ठीक है। b मतलब x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बैठिए, और अल्फा बीटा बराबर c बाई a, ठीक है ना। अब यहां पर इसके मूलों की प्रकृति के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac आया है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या क्या क्वालिटी रखता है, ये हमारे किसी भी द्विघात समीकरण के फ्यूचर के बारे में क्या बता सकता है? तो 3 शर्तें हैं इसकी, कि यदि जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है, देख रहे हैं, हम किसी भी द्विघात समीकरण से abc की तुलना कर लेंगे। द्विघात समीकरण दिया जाएगा, उसकी मानक समीकरण से तुलना करके उसमें से abc की वैल्यू निकाल लेंगे, और abc की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको इस प्रोसेस में, इस दिए गए सिस्टम में रखेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, किससे बड़ी आ गई? 0 से बड़ी आ गई, तो हमारा जो द्विघात समीकरण होगा उसके मूलों के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। इस चीज की वैल्यू निकाल करके हमें किस चीज की जानकारी मिल रही है?
द्विघात समीकरण के मूलों की जानकारी मिल रही कि उसके मूल कैसे होंगे। अगर वो 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आने का मतलब धनात्मक आया, ठीक है ना, 0 से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ, धनात्मक आया। तो इसके जो दो मूल होंगे वो दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। समझ पाए। दूसरी चीज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे छोटी आ गई, बोलिए, 0 से छोटी आ गई तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ काल्पनिक होगा और असमान होंगे, ठीक है ना, काल्पनिक होगा और क्या होगा, असमान होंगे। बेटा अब तीसरी बात हम बात करते हैं कि अगर और क्या पॉसिबिलिटी संभव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो सकता है, एक बार 0 से बड़ा कर लिया, एक बार 0 से छोटा कर लिया, अगली कंडीशन क्या बन रही है, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, बोलिए, वास्तविक होगा और समान होगा। समझ पाए। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। किसी द्विघात समीकरण के अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उसके दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक असमान होंगे, और अगर उसका वैल्यू 0 से छोटी आती है तो वो काल्पनिक असमान होंगे, और अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही आ जाती है, यानी 0 ही आ जाता है, तो उसके दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के दोनों जो मूल हैं वो कैसे हैं, हमारे समान हैं। अगर आपके द्विघात समीकरण में दिए गए दोनों मूल समान हैं, इसका मतलब अगर मैं क्या निकालूं, बोलिए, अगर मैं आपके तुलना इस मानक समीकरण से करता हूं तो a बराबर मुझे कितना मिलेगा, 3, b बराबर कितना मिलेगा, 12, और c बराबर आपने खुद c लिख रखा है, ठीक है ना। और चूंकि हमारा जो द्विघात समीकरण है, चूंकि यहां पे सोल्यूशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेरे को आंसर लाना है, लेकिन आपको चीजें सारी समझ में आएंगी कि मेरा ये जो कॉम्बिनेशन मिला मुझे, इससे मुझे क्या करना है, मूल समान होने वाला प्रतिबंध है यहां पर। इसका मतलब बी स्क्वायर 4ac अगर मैं इसका निकालता हूं तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। मूल समान होने का प्रतिबंध, मूल समान होने का प्रतिबंध क्या है, मूल समान होने का प्रतिबंध, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके, 0 के। तो बी स्क्वायर, बी कितना है मेरा 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू नहीं पता है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मेरा एक समीकरण है, एक समीकरण में अज्ञात राशियों की संख्या एक समीकरण एक अज्ञात राशि, वैल्यू निकाल सकते हैं फाइंड। जितनी अज्ञात राशियों का मान निकालना हमें उतने समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो 144 यहां पे रखते हैं, और ये पूरा का पूरा मैटर जो नेगेटिव में है इसको उधर भेज देते ताकि पॉजिटिव बन जाए। 4 3 12 सी हो जाएगा ये, और फिर 12 से 144 को काटो कितना आ जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 12। समझ में आया, ठीक है ना। सी की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो मेरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है 12, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, चलते हैं, आइए दूसरे क्वेश्चन पर। पहले का था डिफिकल्ट वाले चल रहे हैं। यदि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज क्या है हमारे पास एबीसी है, उसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की माप हमें दी गई है और पूछा जा रहा है कोण B का मान क्या होगा, कोण B का मान क्या होगा। किसी त्रिभुज में अगर आप तीनों भुजा हमें दे देते हो और हमसे किसी कोण का मान पूछते हो तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस त्रिभुज की प्रकृति नहीं बता रहे। आपने तीनों भुजा बता दी, मान लेते हैं हमारा त्रिभुज एबीसी है, अभी हमें नहीं पता कैसा त्रिभुज है। एबीसी में AB आप 5 सेंटीमीटर कर रहे हो, BC को 12 कर रहे हो, और AC को कितना कर रहे हो 13 कर रहे हो। 5 12 13, इसको देखकर कुछ याद आना चाहिए, एक ट्रिपलेट याद आनी चाहिए, ठीक है ना, कि इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 13 है। तो एक बार एक थ्योरी याद आती है, भाई तीनों में कोई इक्वल साइड तो है नहीं, यानी बराबर भुजा है नहीं, नो तो समद्विबाहु ना समद्विबाहु, ऐसा होने का कोई चांस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। समकोण पर एक बार दिमाग ले जाते हैं कि क्या कहीं इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा तो नहीं बन रही है। तो समकोण त्रिभुज का प्रतिबंध क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता अभी कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, लेकिन एक बात पता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी भुजा है मैं एक बार उसका वर्ग करके देखता हूं, 13 का वर्ग करता हूं मैं, कितना आएगा, फिर अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। मैं 12 का वर्ग करता हूं और 5 का वर्ग करके जोड़ता हूं,
अगर 169 आ गया तो पक्का ये मेरा समकोण त्रिभुज बनाने वाला। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को अगर जोड़ूंगा डेफिनेटली 169 आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब इन तीनों भुजाओं में समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस थ्योरम है उनको पालन करने की क्षमता है। ठीक है ना। इसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है मेरा 13, यस कर्ण कौन है मेरा 13 है, कर्ण 13 है और आधार कितना है 12 है और ये कितना है मेरा 5 है। चल रहा है, ठीक है। आइए वापस लौटते हैं। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। एक बार आप समकोण त्रिभुज बना के देखिए। अब यहां पर किस पर मेरे को 90 डिग्री रखना, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं देख रहा हूं एसी जो बन रहा था मेरा, एसी कर्ण भुजा बन रही है। अब एसी बनाने के लिए यही तो मेरा देखो 90 डिग्री मैंने यहां रख ली और ये पता भी है 13 सेंटीमीटर की भुजा है और इसका नाम एसी दे रखा है। एसी बनाने के कितने चांसेस है, दो चांसेस है। या तो एसी ऐसे कर लूं या फिर यहां पर सी कर लूं, यहां पर ए कर लूं। बोला चल तेरे में तो कंफ्यूजन है मान लेते हैं, है ना। बट बी पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई कंफ्यूजन भाई। एसी 13 सेंटीमीटर है तो एसी ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, बट बी वाला तो कंफर्म है ना, बी वाला कंफर्म है ना। और बी वाला कंफर्म है तो बी पर कितना एंगल है, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंगल बी की वैल्यू पूछा तो एंगल बी कितना है भाई 90 डिग्री है। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान होगा, यहीं पे लगा देते हैं, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन अभी विकल्प चल रहा है। यदि साइन 2a की वैल्यू दे रखी है ना, कितना 2 साइन a, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है मेरे से, a का वैल्यू होगा, a की वैल्यू पूछ रहा है, a क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात। साइन 2a बराबर दे दिया 2 साइन a और पूछ रहा है a की वैल्यू क्या होगी। अब ऑप्शन अगर मेरे पास है ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे को दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। एंगल आप बता दो कौन कौन से, 0 30 45 60। 0 30 0 है 30 डिग्री है और क्या है 45 है और क्या है 60। ठीक है ना। यार एक मन करता है रख के देख ही नहीं लूं, क्यों मैं ज्यादा दिमाग लगाऊं। मैं रख के देखता हूं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, अगर 0 रखता हूं तो 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है इधर, और यहां पर अगर 0 रखता हूं साइन 0 की वैल्यू 0 की 2 गुणे 0 बराबर 0, बोला 0 पर सेट हो गया। तो क्या 30 बार 45 बार 60 भी चेक करूं, इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास। ठीक है ना। मैं फ्री में नहीं बैठा, मैं यहां पे बोर्ड एग्जाम देने बैठा हूं। पहला ऑप्शन मेरा परफेक्ट हुआ तो मैं उसको छोड़कर आगे क्यों बढ़ूं, क्या रीजन है मेरे पास और ऑप्शन चेक करने का, कोई रीजन नहीं है ना। जब पहला ही ऑप्शन मेरा सेट हो गया तो मैं अब अदर ऑप्शन के बारे में सोचूंगा नहीं। और इतना 100% होता है क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन में भी कभी कभार एरर मिल जाती है। ठीक है ना। वो एरर जो मिलेगी उसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वहां पे वो डाउट नहीं करना है, वहां पे एकदम आप जीनियस बन के नहीं बैठे हो कि मुझे उसको खोद खोद के बताना है पूरा क्वेश्चन कि कहां पे गलती है, क्या किया है, बोर्ड एग्जाम ने कोई गलती की है। आपको पहला ऑप्शन अगर सही मिला है तो उस चारों ऑप्शन में पक्का है कि अब तीनों ऑप्शन सही नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको चेक करना है चेक कर लीजिए, 30 पर चेक कर लीजिए। साइन 2a है ना, तो a की वैल्यू 30 रखोगे 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब 2 साइन a की वैल्यू अगर निकालोगे, a कितना रख रहे हो 30 रख रहे हो ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, एक आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड आपके √3/2 आ रहा है और राइट हैंड साइड 1 आ रहा है। ऐसे ना तो 45 ना 60 किसी पर ये सही नहीं होने वाला है। समझ में आ गई बात। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, पहला ऑप्शन 0 डिग्री है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, यही है क्वेश्चन ना। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, दो से 12 तक विषम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए
2 से 12 तक विषम संख्या ज्ञात करनी है मेरे को, वो क्या नहीं, विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 2 से 12 के बीच में भाई विषम संख्या कौन कौन सी है, बोलिए जल्दी। एक तो 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर अच्छा बस अब नहीं करना है, 12 तक ही जानी थी ना, चलिए ठीक है। अब इस संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य, औसत या सिर्फ माध्य। बात एक ही है ना, सिंपल सा फार्मूला है क्या, कि सारे पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो सबको जोड़ लेते हैं, बटे क्या कर देते हैं, जितने पद है उनसे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 11 9 20 7 27 5 32 3 35 आ गया, योगफल 35 आ गया ना। और कितने पद है, 1 2 3 4 5 बटे 5, 5 7 7 आ गया हमारा। समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिए। सभी वर्ग होते हैं, ये तो ओरल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं लगाना है। कह रहे सभी वर्ग होते हैं, समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, 1 और 2 दोनों, यानी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। सर्वांगसम, और समान नहीं हो सकते। इसे देखिए बोला है सभी वर्ग होते हैं, ऑप्शन पर एक बार गौर करते हैं, कभी कभी घुमाने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। समान होते हैं, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्या होते हैं भैया, सर्वांगसम होते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही, यानी समान भी होते हैं और सर्वांगसम होती हैं। थर्ड है नन ऑफ दीज एवर, नोट। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए क्या है, सर्वांगसम होते हैं, हाँ क्या होती हैं तब, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, क्या होते हैं बोलिए। सभी वर्ग क्या होते हैं, समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, पहला और दूसरा दोनों होते हैं, फिर एक है नोटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो सभी वर्गों की जो होने का प्रतिबंध है यार, देखिए एक जैसे फिगर जो होते हैं, जैसे वर्ग है हमारा, अगला जो वर्ग होगा हो सकता है भाई इससे मेजरमेंट थोड़ा बड़ा हो। सभी वर्गों के अंदर कॉमन पॉइंट क्या क्या है, 90 डिग्री का एंगल, सब में 4 एंगल होते हैं 90 डिग्री के, प्लस सबकी भुजाएं इक्वल होंगी, सबकी भुजा इक्वल मतलब चारों भुजा इक्वल होंगी। जैसे एक वर्ग हमने 5 सेंटीमीटर भुजा वाला लिया है, तो उसकी चारों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी, और ये 90 डिग्री के एंगल होंगे इसके। विकर्ण इसके समान होते हैं वर्ग के, और विकर्ण इसके एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, और भी डीपली जाना चाहो तो इसका ये जो वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्टर करते हुए जाते हैं। डायगोनल जो होता है इसका वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर होता है, अर्थात शीर्ष कोण का आधा आधा करते हुए जाते हैं इसके डायगोनल, इतनी प्रॉपर्टी है। तो क्या सभी वर्ग समान होते हैं, भाई ये समान तो नहीं हो सकते। आप बोलोगे उसमें एंगल 90 डिग्री फिक्स है, डायगोनल का इक्वल होना फिक्स है, बट दो वर्ग अगर हम अलग अलग भुजाओं वाले लेते हैं तो उनके विकर्ण बराबर हो आपस में, या उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो, ये तो संभव नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना कि इस दुनिया का हर वर्ग 5 सेंटीमीटर भुजा का फिक्स कर दिया गया है, भाई भुजाएं डिफरेंट हो सकती है। तो समान वाला ऑप्शन मेरा करता है। सर्वांग समता जैसे मैंने अब तक त्रिभुज पर पढ़ी है, अन्य किसी आकृति पर पढ़ी नहीं है, चाप पर मैंने पढ़ी थी आर्क पर, कि सर्वांगसम आर्क होते हैं। तो यहां पर इसका जो कॉन्सेप्ट समझा था मैंने वो ये था कि सर्वांगसम चाप होने का मतलब उनकी लेंथ आपस में बराबर होती थी। ठीक है ना, तो यहां पर अगर लेंथ को ही लेकर मैं सर्वांग समता का कुछ भी कॉन्सेप्ट सोचना चाहूं तो यहां पर वर्ग पर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजाओं में क्या होता है, एक वर्ग बनाया उसकी सारी भुजाएं तो आपस में समान होती हैं, लेकिन जो दूसरा वर्ग मैंने रखा उसके बगल में, उस वर्ग की वो भुजा समान बनाऊं या ना बनाऊं मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं अगर उसकी अलग भुजा ले लेता हूं तो फिर सर्वांगसम होने का वहां पे कोई चांस नहीं है। तो जब सर्वांगसम भी नहीं है तो ये तीसरा ऑप्शन मेरा अपने आप कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों का मिक्सिंग है। तो क्या ऑप्शन बचा है मेरे पास, इनमें से कोई नहीं। बातें समझ में आई? अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरा कि दो बिंदु है मेरे पास, ए की कोऑर्डिनेट बोलिए 2, -5 और एक बिंदु बी है मेरा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -2, ठीक है ना। ए बी तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो गई है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। एक ऐसा बिंदु जो इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो।
ठीक है ना। और अगर मुझे इतनी बात बोली गई तो मैं अभी इस बिंदु के मान लेते हैं ये मेरा सी पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट में क्या मानता है एक्स कामा वाई। लेकिन एक बात और कही गई इसमें, ये जो सी वाला बिंदु ये कहां स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। अतः कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पर स्थित होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो वाई अक्ष पर कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। क्लियर हुई और ये बातें समझ पा रहे हैं। तो यानी सी का जो निर्देशांक मुझे मानना होगा वो मैं क्या मानूंगा, x कामा जीरो मान लेता हूं। x अक्ष पर वो x डिस्टेंस कवर किया है और फिर y पर क्या है वो जीरो होगा। इतनी बात समझ में आई। चूंकि C बिंदु मेरा क्या है, A और B दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब अगर मैं AC निकालूं, मतलब A से C के बीच की दूरी, और फिर मैं BC निकालूं यानी B से C के बीच की दूरी, तो दोनों दूरी आपस में क्या है, ये पॉइंट मेरे को दिया गया है AC बराबर किसके, BC के। ठीक है ना। तो मैं अगर AC और BC दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहां अप्लाई करता हूं और यहां अप्लाई करता हूं तो मेरा एक समीकरण निर्माण होगा। उसमें अगर एक अज्ञात राशि है तो मैं आसानी से मान निकाल सकता हूं। अज्ञात राशि कौन है, एक ही तो है, निकल जाएगा ना। अब जाइए निकालते हैं इस बात को। AC बराबर किसके, BC के। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु A और C के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग। तो इसके भुज A और C के बीच के डिस्टेंस निकालना होगा, तो भुजों का अंतर 2 और x का अंतर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग -5 और 0 के अंतर का वर्ग बराबर BC बिंदु B और C के बीच की दूरी। तो इनके भुजों के अंतर का वर्ग, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो x -2 कर सकते हो, तो माइनस वो पहले से वहां पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 0 - 9 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई, बोलिए। अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं भाई दोनों पर अंडर रूट, पहले अंडर रूट खत्म कर लो, तो दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा मैं, वर्ग कर दूंगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। उस बात को मैं लिखना आपका जरूरी नहीं समझा, वर्ग कर दिया मैंने, अंडर रूट खत्म। ये क्या बचा, इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा मुझे, बिना होल स्क्वायर ओपन किए कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा। तो 2 - x का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 दूनी 4 कितना जाएगा, -5 में से 0 घटाओगे -5 ही रहेगा बेचारा, उसका वर्ग कर दोगे माइनस हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, प्लस का 25 हो जाएगा। यहां पर जब अंडर रूट खत्म होगा, अंदर में 2 मैटर है, इसका x + 2 होल स्क्वायर होगा, क्योंकि x में 2 जुड़ नहीं सकता बेचारा, x का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2ab 2 दूनी 4x, -9 का वर्ग कर दोगे क्या हो जाएगा +81। समझ पाए इतनी बात। अब इसमें से देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, x स्क्वायर कट गया भाई, दोनों तरफ सेम है ना, बराबर के दोनों पक्षों में कैसे काटते हो आप, चीजें समान होनी चाहिए, प्लस चिन्ह भी समान होने चाहिए। ठीक है ना, प्लस का यहां भी था, प्लस का यहां भी था, कट गया। हाँ 4x माइनस का है और 4x इसका है प्लस का, ये नहीं कटेगा भैया। चीजें तो बराबर हैं लेकिन उनके चिन्ह क्या है, विपरीत है, ये कटने वाला। और एक चीज ये भी समझो, यक्ष इन्हीं दोनों चीजों से बना हुआ है, एक तो वर्ग में था बेचारा और एक घात में है, वर्ग वाले को उड़ा दिया आपने, अब एक घात में बचा हुआ, अगर इसको भी काट दिया तो फिर वैल्यू किसकी निकालेगा, वैल्यू किसकी निकालेगा भाई। इसलिए ये कटने वाले नहीं, अगर कट रहा है ना तो एक बार अपना चेक कर लेना, ठीक है ना, कि कहीं पर हमने कोई मिस्टेक कर दी है साइन की, ठीक है ना भाई, एक्स कट गया, वैल्यू किसकी निकालूं मैं, एक्स की तो वैल्यू निकालनी थी। हाँ +4 ये दिख रहा भाई, ये कैंसिल आउट होगा, होगी बात इतनी। अब माइनस का 4x माइनस वैसे देखने में डेंजर लगता है, -4x उधर भेज देते हैं, इधर +4x था और माइनस का 4x उधर है, वो भी प्लस का 4x बन गया, 81 इधर उठा लाता हूं, 25 यहां पर ऑलरेडी था पहले से, उसको पक्ष अंदर नहीं किया मैंने, 81 इधर ला रहा हूं, ये माइनस का 81 हो जाएगा। अब 81 में से 25 घटा लो, कितना हो जाएगा 6 और 7 में से 2 के 5 56। कंफर्म है, देख लो मैंने नहीं घटाया, सही है। अब देखिए 56 आ गया, 8 सते, लेकिन एक चीज देखिए, अब एक प्लस का था, एक किसका था, तो मैंने बताया विपरीत चिन्ह घटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो चिन्ह विपरीत थे इन दोनों के, घट गया। लेकिन अब आंसर में जो चिन्ह आता है वो किसका आता है, साइन किसका आता है, जो दोनों में से बड़ी संख्या होगी ना उसी का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। कौन आ रहा है,
ठीक है ना, 56 आ गया। ठीक, अब 8 1 के 8, 8 7 56, माइनस लगाना भी भूले थे, माइनस की बात कर रहे थे ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -7 आ गई। ठीक है ना, अतः वो बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है और इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -7, 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बातें?